तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आप लोगों के डिमांड पे आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मशीन लर्निंग के वन शॉट वीडियो को। जी हाँ दोस्तों, एक ही वीडियो के अंदर आपको मशीन लर्निंग के पूरे कंसेप्ट समझाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो आज ये वन शॉट वीडियो में आपको चीजें प्रोवाइड कर रहा हूं, तो हो सकता है कि चीजें थोड़ी सी कम लगे, लेकिन चीजें मैं टू बी ऑनेस्ट बहुत बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको ऑलमोस्ट दो टॉपिक्स जो है वो आपको समझा दिए जाए, क्योंकि देखिए आप सिक्स सेमेस्टर में आ चुके हैं, आपको अच्छा खासा अंदाजा लग चुका होगा किस तरीके से चीजें क्या लिखनी है, एग्जामिनेशन में कैसे चीजों को लिखना है। तो आपको एक ब्रॉडली क्लासीफाई आइडिया लग चुका होगा, ठीक है। तो एज ए वन शॉट वीडियो के माध्यम से चीजें मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, और अच्छा खासा रिस्पॉन्स इस वीडियो के अंदर दिखाइए, ताकि और भी जो अलग अलग सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जो वीडियो है मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करना है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो प्राप्त करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला हमारा है यूनिट नंबर 1, जिसमें हम जानेंगे इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग। तो आइए हम देख लेते हैं कि आखिर मशीन लर्निंग है क्या। डेफिनेशन आपके सामने दिया हुआ है, कह रहा है कि मशीन लर्निंग इज अ ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इनेबल्स कंप्यूटर टू लर्न फ्रॉम डेटा एंड इंप्रूव परफॉर्मेंस विदाउट एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग। कहने का मतलब क्या है कि जो मशीन लर्निंग है वो किसका ब्रांच है, वो एआई का ब्रांच है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ब्रांच है, जो किस चीज को इनेबल करता है, वो कंप्यूटर को इनेबल करता है, जिससे कि कंप्यूटर सीख पाए। किससे सीख पाए? डेटा से सीख पाए, और जो भी आपके परफॉर्मेंस होते हैं उनको इंप्रूव कर पाए बिना किसी प्रोग्रामिंग के। समझ रहे हैं आप लोग? तो मशीन लर्निंग का पॉइंट आपको समझ में आ गया क्या होता है। अगर हम डेटा की डायग्राम की बात करें तो सबसे पहले डेटा होगा, डेटा का ट्रेनिंग होगा, ट्रेनिंग के बाद मॉडल, और मॉडल के बाद प्रिडिक्शन। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली डेटा के बाद हम प्रिडिक्ट कर लेंगे चीजों को, पहले उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड होगा, फिर उसका मॉडल, देन आफ्टर जो प्रिडिक्शन होगा वो हमें करना रहेगा, ठीक है। कहाँ कहाँ यूज होता है मशीन लर्निंग? बहुत सारे फील्ड के अंदर यूज होता है, जैसे कि आपका फेस रिकॉग्निशन, रिकमेंडेशन सिस्टम। जैसे कोई चीज रिकमेंड की जाती है ना, जैसे मान लीजिए कि हम इंस्टाग्राम पे कोई रील देख रहे हैं, ठीक है। तो जिस भी कैटेगरी का रील हम देख रहे हैं कि ऑटोमेटिकली रिकमेंडेशन सिस्टम समझ जाता है मशीन लर्निंग के माध्यम से, और उसी प्रकार के कंटेंट को आप तक प्रोवाइड करने लगता है, ठीक है। मैग्नल मैग्नेट जो आपके मेडिकल डायग्नोसिस होते हैं, जो अलग अलग कह सकते हैं आज के जमाने में अलग अलग टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो इलाज हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी इसका यूज हो रहा है। सेल्फ ड्राइविंग कार, जो टेस्ला की सेल्फ ड्राइविंग कार जो इन्वेंट की गई है, वो भी आपके मशीन लर्निंग मॉडल पर ही काम कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका मशीन लर्निंग का डेफिनेशन था, ठीक है। और अगर एग्जामिनेशन में आता है तो थोड़ा थोड़ा आपको इनके बारे में लिखना होगा। तो एज ए वन शॉट वीडियो के माध्यम से मैं चीजों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कम से कम समय में बेहतर से बेहतर चीजें प्रोवाइड करा दी जाए, ठीक है। अब आता है हमारा रिग्रेशन। रिग्रेशन क्या होता है? कह रहा है कि रिग्रेशन प्रिडिक्ट कंटिन्यूअस न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी जो रिग्रेशन होता है, जो कंटिन्यूअस न्यूमेरिकल वैल्यूज होते हैं ना, उन्हीं को क्या करता है? प्रिडिक्ट करने का काम करता है, ठीक है, यानी उनका प्रिडिक्शन करता है। अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, जो कि यहाँ पे दिया है, ठीक है। यानी यहाँ पे आपके सामने फॉर्मूला दिया है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। यानी ये फॉर्मूला है जो कि रेगुलेशन के अंदर यूज होता है। और ये कहाँ यूज होता है? जो आपके हाउस के प्रिडिक्शन होते हैं। जैसे मान लीजिए कि कहीं पे आपने एक रूरल एरिया में आपने जमीन लिया, ठीक है, मान लेते हैं आपने घर लिया। अब वो एरिया क्या बन चुका है? अर्बन एरिया बन चुका है, यानी शहरी क्षेत्र बन चुका है। तो शहरी क्षेत्र में जब बनेगा वो एरिया, तो कहीं ना कहीं जो हाउस का प्राइस होगा वो बढ़ेगा। तो एक प्रिडिक्शन वहां पे लगाया जाता है कि 10 साल बाद, 5 साल बाद उस हाउस का प्राइस क्या होगा, है कि नहीं। स्टॉक प्रिडिक्शन, यानी स्टॉक मार्केट के अंदर जो प्रिडिक्शन होता है वो भी आपके रेगुलेशन पर ही काम करता है। क्लियर है, कोई परेशानी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला हमारा आता है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ी होगी, तो प्रोबेबिलिटी बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है। पी ऑफ ए, यहाँ पे नीचे में आपका बेस में टोटल आउटकम रहेगा, और ऊपर आपका क्या रहेगा? फेवरेबल आउटकम रहेगा। यानी टोटल आउटकम कितना आ रहा है नीचे, और कितना आपका फेवरेबल आउटकम है वो ऊपर रहेगा, ठीक है। और ये किसके लिए यूज होता है? ये बेसियन लर्निंग के लिए यूज होता है। और जो भी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स होते हैं उनके अंदर जो है वो प्रोबेबिलिटी जो फंक्शन है उसका यूज किया जाता है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स की हम बात करें तो स्टैटिस्टिक्स में कुछ फॉर्मूलाज हैं, जिन फॉर्मूलाज का पता होना आपके लिए जरूरी है। तो ये फॉर्मूलाज मीन का है, जिसमें म्यू इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन है। यानी समेशन एक्स आपका क्या है? सम ऑफ ऑल द वेरिएबल, एंड अपॉन एन आपके नंबर ऑफ टर्म्स हैं। वेरिएंस की बात करें तो सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर अपॉन एन, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके कुछ स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूलाज दिए गए हैं, मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड्स के, ठीक है। अब आता है हमारा लीनियर अलजेब्रा। तो लीनियर अलजेब्रा वेक्टर फॉर्म में अगर हम इसकी बात करें तो वेक्टर फॉर्म में आपका v1 v2 v3 इस तरीके की चीजें रहेंगी, और मैट्रिक्स फॉर्म में कुछ रोज रहेंगे और कुछ कॉलम्स रहेंगे। जैसे आपका 1 2 3 4 दिया गया है, या फर्स्ट रो, सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, ठीक है। यानी ये 2 by 2 का मैट्रिक्स है। ये कहाँ यूज होता है भाई? तो ये आपके न्यूरल नेटवर्क के अंदर यूज होता है।
ये आपका इमेज प्रोसेसिंग के अंदर यूज होता है। क्लियर है, कोई परेशानी दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अब आता है आपका डेटा प्री प्रोसेसिंग, यानी डेटा जो है, डेटा डायरेक्टली हमें रीड करके नहीं मिल जाता, समझ रहे हैं आप लोग। तो डेटा का एक प्रोसेसिंग होता है। सबसे पहले डेटा का जो डेटा है उसकी क्लीनिंग की जाती है, यानी जो भी अननेसेसरी चीजें हैं जिनकी जरूरत डेटा के अंदर नहीं होनी चाहिए उनको पहले हटाया जाता है, उनको क्लीन किया जाता है। उसके बाद जो भी मिसिंग वैल्यूज हैं उनको हैंडल किया जाता है, देखा जाता है कौन कौन से वैल्यूज मिसिंग हैं। उसके बाद उनका इंकोडिंग किया जाता है, उसके बाद उनका नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। ठीक है, तो ये आपके डेटा प्री प्रोसेसिंग का स्टेप है जो कि काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, अगर एग्जाम में आता है तो इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा लिखना होगा। अगर इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये इंप्रूव करता है मॉडल के परफॉर्मेंस को और उनकी एक्यूरेसी को, यानी जो भी आपके मॉडल होते हैं उनके परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है और जो भी उसके सही होने के चांसेस हैं, एक्यूरेसी मतलब क्या, सही होने के चांसेस जितने होते हैं उनको भी क्या करता है, इंप्रूव करने का काम करता है। अगला हमारा आता है डेटा ऑगमेंटेशन टेक्निक। तो डेटा ऑगमेंटेशन की टेक्निक की हम बात करें तो टेक्निक आपके सामने यहाँ पे दिया गया, जैसे रोटेशन यहाँ पे आता है, क्रॉपिंग आता है, फ्लिपिंग आता है, जूमिंग आता है, ये सारे डेटा ऑगमेंटेशन टेक्निक है। बेनिफिट क्या है इसका, तो ये काफी ज्यादा ट्रेनिंग डेटा कह सकते हैं और मिलता है इसके द्वारा, और इसके द्वारा जो एक्यूरेसी है वो भी बहुत बेटर मिलती है। एक फॉर्मूला आता है जो कि नॉर्मलाइजेशन के अंदर आपको याद रखना है, एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस एक्स मीन अपॉन एक्स मैक्स माइनस एक्स मीन। ठीक है, क्लियर है। अब आता है सुपरवाइज लर्निंग, क्योंकि मशीन लर्निंग टाइप भी दो प्रकार के होते हैं ना, सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग एंड रेनफोर्समेंट मशीन लर्निंग भी होता है। लेकिन सुपरवाइज लर्निंग की बात करें तो ये यूज करता है एक लेबल डेटा को, यानी इसमें एक लेवल प्रोवाइड किया जाता है जिसके अकॉर्डिंग चीजें काम करती हैं, जैसे कि आपका इसके अंदर रिग्रेशन आ गया, क्लासिफिकेशन आ गया। अनसुपरवाइज लर्निंग की बात करें तो ये आपका यूज करता है एक अनेबल डेटा को, यानी जो भी आपके डेटा होते हैं यहाँ पे लेबल नहीं होते, अनलेबल डेटा होते हैं, जैसे कि क्लस्टरिंग हो गया, एसोसिएशन रूल हो गया, ये इसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट नंबर 1 हमारा कंप्लीट होता है एज ए वन शॉट वीडियो के माध्यम से। दूसरा यूनिट हमारा दिया हुआ है जो कि आपके सामने दिया गया है, बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स वर्सेस आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स का यहाँ पे एक फॉर्मेशन दिया गया है, जिसमें सबसे पहले आपको इनपुट मिलेगा, उसके बाद उनके वेट्स मिलेंगे, देन उसके बाद उसका समेशन होगा, उसके बाद एक्टिवेशन, देन आफ्टर आउटपुट। अगर हम वेट एंड बेस की बात करें तो यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है z इक्वल टू डब्ल्यू एक्स प्लस बी। डब्ल्यू आपका वेट है, बी आपका बेस है। अगर हम इसकी मीनिंग की बात करें तो वेट जो होता है वो कंट्रोल करता है इंपॉर्टेंस को, और बेस जो है बेस शिफ्ट करता है आउटपुट को। क्लियर है, चलिए अब आता है हमारा एक्टिवेशन फंक्शन। तो सिग्मोइड एक्टिवेशन फंक्शन का एक फॉर्मूला होता है एफ एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस सी टू द पावर माइनस एक्स, जिसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से 1 के बीच में होता है, और ये यूज होता है बाइनरी क्लासिफिकेशन के अंदर। ओके, अब आता है रेलो एक्टिवेशन फंक्शन, जिसे हम लोग रेक्टिफाइड लॉजिकल यूनिट बोलते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू मैक्स ऑफ 0, जिसका एडवांटेज दिया गया, ये काफी फास्ट होता है एंड ये प्रिवेंट करता है वैनिशिंग ग्रेडियंट को। ठीक है, 10h की बात करें, टेंजेंट वाला जो फॉर्मूला होता है 10h का, वो फॉर्मूला होता है एफ एक्स इक्वल टू ई का पावर एक्स माइनस ऑफ ई का पावर माइनस एक्स अपॉन ई का पावर एक्स प्लस ई को पावर माइनस एक्स। ठीक है, अगर हम इसके रेंज की बात करें तो इसका रेंज -1 से 1 के बीच में रहता है। अगला हमारा आता है लॉस फंक्शन। लॉस फंक्शन नाम से आपको पता लग रहा है, ये क्या करता है, मेजर द प्रिडिक्शन एरर, यानी जो भी एरर्स होते हैं प्रिडिक्शन के अंदर उनको मेजर करने का काम करता है, देखता है कितना एरर क्या है। तो एमएससी का फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है, जिसमें आपका 1/n समेशन ऑफ y माइनस वाई कैप का होल स्क्वायर। ठीक है, दूसरा हमारा है ग्रेडियंट डिसेंट। ग्रेडियंट डिसेंट का एक फॉर्मूला आपके सामने मेंशन किया गया है, w इक्वल टू डब्ल्यू माइनस अल्फा डी, सॉरी अल्फा एंड डेल जे अपॉन डेल डब्ल्यू। ओके, जहां पे आपका w आपका वेट है और अल्फा आपका क्या है, लर्निंग रेट है। क्लियर। अब आता है हमारा मल्टी लेयर नेटवर्क। मल्टी लेयर मतलब क्या, मल्टीपल लेयर्स होंगे, नाम से पता लग रहा है, जिसमें आपका इनपुट लेयर होगा, हिडन लेयर होगा, उसके बाद हिडन लेयर होगा, फिर आउटपुट होगा। ठीक है ना। अब आता है हमारा बैक प्रोपोगेशन। बैक प्रोपोगेशन की अगर हम वर्किंग रूल की बात करें तो सबसे पहले आपका आता है फॉरवर्ड पास, यानी सबसे पहले इसमें फॉरवर्ड पास होता है। उसके बाद आपका आता है लॉस कैलकुलेशन, यानी लॉस को कैलकुलेट करना। तीसरा हमारा आता है एरर प्रोपोगेशन, देन आफ्टर आता है आपका वेट अपडेट। क्लियर, तो ये आपके बैक प्रोपोगेशन के वर्किंग है। अब आता है हमारा ब्रेनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम। अगर हम इसके डिस्क्रिप्शन की बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि ग्रेडियंट बिकम्स वेरी स्मॉल इन डीप नेटवर्क, यानी जो वेनिशिंग है वो बनता है काफी स्मॉल किस चीज के अंदर, डीप नेटवर्क के अंदर। अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो हम रेलो को यूज करके इसको सॉल्ट आउट कर सकते हैं, बैच नॉर्मलाइजेशन को यूज करके इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, या फिर एलएसटीएम को हम यूज करके इसका सॉर्ट आउट निकाल सकते हैं, इसका सॉल्यूशन। ऑटो इंकोडर की बात करें तो ऑटो इंकोडर में आपके सामने कुछ स्टेप दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले आपका इनपुट होगा, उसके बाद इंकोडर होगा, फिर आपका लेटेंट स्पेस होगा,
फिर डिकोडर होगा, देन आफ्टर आपका आउटपुट होगा। ठीक है, यूजेस की बात करें तो ये कंपैरिजन के अंदर, डिनोइजिंग के अंदर इसका जो है यूज होता है। ठीक है, अब हमारा आता है बैच नॉर्मलाइजेशन। बैच नॉर्मलाइजेशन का एक फॉर्मूला आपके सामने मेंशन किया गया है, एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन अल्फा। ठीक है, बेनिफिट इसका ये है कि ये फास्टेस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है और ये स्टेबल लर्निंग होता है ये। ठीक है, अगला हमारा आता है ड्रॉप आउट। तो ड्रॉप आउट में कह रहा है कि रैंडमली मूव रिमूव्स न्यूरॉन्स ड्यूरिंग ट्रेनिंग, यानी जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको रैंडमली रिमूव किया जाता है ट्रेनिंग के दौरान। ठीक है, बेनिफिट इसका ये है कि ये प्रिवेंट करता है जो भी ओवरफिटिंग वाले कंडीशंस होते हैं उनको प्रिवेंट करने का काम करता है, उनको सॉर्ट आउट करने का काम करता है। ठीक है, रेगुलराइजेशन की बात करें, दो प्रकार के रेगुलराइजेशन है, पहला आपका L1 है, दूसरा L2 है। L1 की बात करें तो L1 में आपका लॉस प्लस लेमडा एन मोड ऑफ W, एंड L2 आपका जो है लॉस प्लस लेमडा W स्क्वायर। क्लियर। अब आता है हमारा मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला दिया है Vt इक्वल टू बीटा Vt माइनस वन प्लस जो आपका ईटा वाला कह सकते हैं सिंबल है वो है, और बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर आपके सामने दिया गया, ये आपका फॉर्मूला है। और हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग की बात करें तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स यूज होते हैं, जैसे कि लर्निंग रेट क्या होता है, किस रेट के अकॉर्डिंग चीजें लर्न की जा रही हैं, इपॉक्स क्या होते हैं, बैच साइज क्या है, हिडन लेयर क्या है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो यूनिट नंबर सेकंड भी कंप्लीट हुआ। अब मूव कर रहे हैं हम लोग यूनिट नंबर थर्ड की तरफ। तो यूनिट नंबर थर्ड में आपका कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, जिसे हम लोग CNN कहते हैं, वो हमें देखना है। तो CNN क्या है, तो यहाँ पे कह रहा है कि CNN इज अ डीप लर्निंग मॉडल डिजाइंड फॉर इमेज प्रोसेसिंग, यानी जो CNN है वो क्या है, वो डीप लर्निंग मॉडल है जो किस चीज के लिए डिजाइन होता है, इमेज प्रोसेसिंग के लिए डिजाइन होता है। ठीक है, अगर हम इसके आर्किटेक्चर की बात करें तो सबसे पहले इनपुट इमेज होगा, देन उसका कन्वोल्यूशनल होगा, उसके बाद आपका रिलू, फिर आपका पोलिंग, फिर आपका फैटन, उसके बाद डेंस लेयर, देन आपका आउटपुट जो है वो आपको मिलेगा। ये आपका आर्किटेक्चर पूरा प्रोसेस है जो स्टेप बाय स्टेप फॉलो होता है। क्लियर है। अब आता है हमारा कम्युलेशन लेयर का फॉर्मूला दिया है, जिसमें दिया गया है आउटपुट इक्वल टू इनपुट एंड मल्टीप्लाई ऑफ कर्नल। ठीक है, इसका पर्पस क्या है, ये जो आपके फीचर्स होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने का काम करता है। ठीक है, अब आता है हमारा पैडिंग। पैडिंग टॉपिक है, तो पैडिंग क्या होता है, बेसिकली ये एक्स्ट्रा पिक्सल ऐड करने का काम करता है अराउंड द इमेज बाउंड्री, यानी जो भी इमेज हम लेते हैं उनके अराउंड जो बाउंड्री होते हैं, उन बाउंड्री पे जो एक्स्ट्रा पिक्सल्स हमें ऐड करने होते हैं उनके लिए हम पैडिंग का यूज करते हैं। दो प्रकार के पैडिंग यहाँ पे यूज होते हैं, वैलिड पैडिंग और सेम पैडिंग। वैलिड मतलब जो वैलिड होते हैं, सेम मतलब जो सेम रहते हैं। ठीक है ना। अब आता है हमारा स्ट्राइड। स्ट्राइड आपका मूवमेंट ऑफ फिल्टर होता है जो कि यूज होता है इमेज के अंदर। जैसे एग्जांपल दिया गया स्ट्राइड इक्वल टू 1, तो मूव 1 पिक्सल एट ए टाइम, यानी अगर स्ट्राइड 1 है इसका मतलब ये है कि एक पिक्सल एक ही समय पे मूव करना है। ठीक है, दूसरा हमारा आता है पुलिंग लेयर। पुलिंग लेयर में आपका दो है, पहला आपका है मैक्स पुलिंग जो सेलेक्ट करता है मैक्सिमम वैल्यू को, दूसरा आपका है एवरेज पुलिंग जो सेलेक्ट करता है एवरेज वैल्यू को। ठीक है, अगर हम बेनिफिट की बात करें तो जो आपके डायमेंशन होते हैं उनको रिड्यूस करने का काम करता है ये, और जो आपके कंप्यूटेशन होते हैं उनको रिड्यूस करने का ये काम करता है। क्लियर। अगला हमारा आता है फ्लैटन। ये कन्वर्ट करता है 2D फीचर्स मैप को इनटू द 1D वेक्टर, यानी जो 2D फीचर मैप होते हैं उनको 1D वेक्टर में कन्वर्ट करने का काम करता है ये। डेंस लेयर क्या होता है, तो ये जो डेंस लेयर होता है ये फुली कनेक्टेड लेयर होते हैं। ठीक है, यानी ये हर तरह से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, एंड ये यूज होते हैं किस चीज के लिए, फाइनल क्लासिफिकेशन के लिए। ठीक है, अब आता है हमारा 1x1 कॉम्बिनेशनल। ठीक है, तो बेनिफिट इसका ये है कि ये रिड्यूस करता है चैनल्स को एंड ये रिड्यूस करता है कंप्यूटेशन को। क्लियर। चलिए, अब आता है हमारा इंसेप्शन नेटवर्क। इंसेप्शन नेटवर्क क्या होता है भाई, तो ये यूज करता है मल्टीपल फिल्टर्स को साइमल्टेनियसली, यानी साइमल्टेनियसली क्या करता है, ये मल्टीपल फिल्टर्स को यूज करता है, जैसे 1x1, 3x3, 5x5, पोलिंग या फिर कॉन्कैटिनेट, ये सारे आपके क्या है, इंसेप्शन नेटवर्क्स हैं। अगर हम ट्रांसफर लर्निंग की बात करें टॉपिक की, तो ये यूज करता है प्री ट्रेंड मॉडल को, यानी जो पहले से ट्रेंड मॉडल होते हैं उनका यूज करता है, जैसे एग्जांपल आपका VGG16, रिसनेट, इंसेप्शन। बेनिफिट इसका ये है कि इसका जो ट्रेनिंग होता है काफी फास्टर होता है, और इसके लिए कम डेटा की जरूरत पड़ती है, यानी लेस डेटा रिक्वायर्ड। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अब आता है हमारा वन शॉट लर्निंग जो कि आपके सामने दिया गया। तो ये लर्निंग फ्रॉम वन एग्जांपल, जैसे एप्लीकेशन जैसे फेस रिकॉग्निशन, यानी फेस को प्रिडिक्ट करना, रिकॉग्नाइज करना होता है ना, जैसे मान लीजिए कि कहीं सेंसर लगा होता है, फेस को रीड करके कोई लॉक हम लगाते हैं, तो ये चीजें उस पर काम करती हैं। अगला हमारा आता है PCA। PCA स्टैंड फॉर द डायमेंशनलिटी रिडक्शन के लिए यूज होता है। तो ये रिड्यूस करता है फीचर्स को जब आपका रिट्रेन करना हो इन्फॉर्मेशन को। बेनिफिट इसका ये है कि इसका ट्रेनिंग काफी फास्टर होता है, एंड ये क्या करता है, रिड्यूस करता है मेमोरी को। ओके, अगला हमारा टेंसर फ्लो। टेंसर फ्लो आपका एक फ्रेमवर्क है जो डेवलप हुआ किसके द्वारा, गूगल के द्वारा, किस चीज के लिए, फॉर द डीप लर्निंग के लिए। ओके,
उसके बाद आपका आता है केरास। केरास आपका हाई लेवल एपीआई है फॉर बिल्डिंग द न्यूरल नेटवर्क। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब आता है हमारा यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में आपका रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क हमें पढ़ना रहता है और रेनफोर्समेंट लर्निंग करना रहता है। तो आरएनएन क्या होता है? तो आरएनएन डिजाइन होता है फॉर द सीक्वेंशियल डेटा, यानी जो डेटा एक सीक्वेंस में काम करती है उस चीज के लिए जो है आरएनएन यूज होता है, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क यूज होता है। कहाँ कहाँ? ये आपका न्यूरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है, जो आपका स्पीच प्रोसेसिंग होता है उसके लिए भी ये यूज होता है। क्लियर? आरएनएन के आर्किटेक्चर की बात करें तो X1 जैसे H1 दिया गया है, H1 आपका H2 से कनेक्टेड है, H2 H3 से कनेक्टेड है, और इसके लिए X2 इसके लिए X3 है। ठीक है, तो ये आपका एक बेसिक सा आर्किटेक्चर है जिसका फिगर डायग्राम बनाना आपके लिए जरूरी है। ओके, अब आता है आपका लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी, LSTM जिसे हम लोग कहते हैं। तो ये आपका एक स्पेशल आरएनएन है जो कैपेबल होता है किस चीज के लिए? लर्न करने के लिए लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसीज को, यानी जो लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी होते हैं उनको कह सकते हैं लर्न करने के लिए ये एक स्पेशल केस होता है आरएनएन का। ठीक है, अगर हम इसके कंपोनेंट की बात करें तो इसके अंदर फॉरगेट गेट आता है, इनपुट गेट आता है और आउटपुट गेट आता है। एडवांटेज इसका दिया गया कि ये सॉल्व करता है वैनिसिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम को। अगला हमारा आता है गेटेड रिकरेंट यूनिट जिसे हम लोग GRU कहते हैं। तो ये आपका एक सिंप्लीफाइड वर्जन होता है LSTM का। बेनिफिट इसका ये है कि ये फास्टर ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है और इसके लिए कम मेमोरी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अगला हमारा आता है मशीन ट्रांसलेशन। ये कन्वर्ट करता है टेक्स्ट को फ्रॉम द वन लैंग्वेज टू द अनदर लैंग्वेज, यानी टेक्स्ट जो होते हैं उनको एक लैंग्वेज से अनदर लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। जैसे कोई टेक्स्ट हिंदी में है तो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना, इंग्लिश में उसको हिंदी में कन्वर्ट करना। ठीक है, बीम सर्च की बात करें तो ये एक प्रकार का सर्च स्ट्रेटेजी होता है जो सेलेक्ट करता है बेस्ट आउटपुट सीक्वेंस के लिए। ठीक है, यानी सेलेक्टिंग प्रोसेस अप्लाई करता है जो भी आपका बेस्ट आउटपुट सीक्वेंस है उस चीज के लिए। ठीक है, उसके बाद आपका आता है वैल्यू स्कोर। तो ये मेजर करता है किस चीज को? ट्रांसलेशन क्वालिटी को, और इसका रेंज जो होता है वो फ्रॉम 0 to 1 होता है। और ये हाई अगर रहता है, वैल्यू स्कोर अगर हाई है तो ये इसका मतलब ये कि वो बेहतर है। ठीक है, बेटर है। अगला हमारा आता है अटेंशन मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये अलाउ करता है मॉडल को किस चीज के लिए? फोकस करने के लिए इंपॉर्टेंट वर्ड्स पे, यानी जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उनको फोकस करने के लिए ये मॉडल को अलाउ करता है। बेनिफिट इसका ये है कि ये बेहतर ट्रांसलेशन देता है और इसका एक्यूरेसी जो है वो भी बेहतर होता है। क्लियर? अगला हमारा आता है रेनफोर्समेंट लर्निंग। तो यहाँ पे दिया गया है लर्निंग थ्रू रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, यानी रेनफोर्समेंट मतलब क्या? ये लर्निंग रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट पे आधारित है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, मैंने एग्जाम्पल बार बार दिया है ये, या फिर मान लीजिए आपने आपके लिए रखा गया कि आप किसी टेस्ट में बेहतर स्कोर करते हैं तो आपको ये प्राइज दिया जाएगा, अन्यथा अगर आपका स्कोर लो रहता है तो आपको कह सकते हैं पनिशमेंट दिया जाएगा। तो ये क्या है? ये रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट के बेसिस पे है। तो इसका फ्रेमवर्क दिया गया आरए नेटवर्क का, जिसमें सबसे पहले एजेंट आएगा। एजेंट जो है वो एक्शन परफॉर्म करेगा, उसके बाद इन्वायरमेंट उस चीज को देखेगा एंड देन उसके अकॉर्डिंग जो भी रिवॉर्ड एंड पेनल्टीज होगी वो उनको दिया जाएगा, उनको जो पनिशमेंट है वो मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके फ्रेमवर्क है जो फॉलो होते हैं। अगला हमारा आता है मार्कऑफ डिसीजन प्रोसेस जिसे हम लोग MDP कहते हैं। तो इसके अंदर कुछ कंपोनेंट होते हैं, जैसे स्टेट होता है, यानी वो किस स्टेट में है, क्या है उसका पोजीशन, एक्शन यानी क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है, रिवॉर्ड मतलब क्या मिल रहा है उस चीज में, और ट्रांजिशन क्या उसका ट्रांजिशन फॉर्मेशन है। बेलमैन इक्वेशन की बात करें तो VS इक्वल टू R प्लस गामा VS डैश। वैल्यू आइटरेशन दिया गया, ये कंप्यूट करता है ऑप्टिमल स्टेट वैल्यू को। पॉलिसी आइटरेशन ये इंप्रूव करता है, जो भी पॉलिसीज होते हैं इटरेटिवली उनको क्या करता है? इंप्रूव करने का काम करता है। अगला हमारा आता है क्यू लर्निंग। क्यू लर्निंग का पूरा फॉर्मेशन आपके सामने दिया गया है ऑफ पॉलिसी लर्निंग, ऑफ पॉलिसी एल्गोरिथम के लिए। यहाँ पे क्यू एस कॉमा ए इक्वल टू क्यू एस कॉमा ए प्लस अल्फा एंड ब्रैकेट ऑफ आर प्लस गामा मैक्स क्यू एस डैश कॉमा ए डैश माइनस क्यू एस कॉमा ए। उसके बाद आपका आता है सरसा। सरसा आपका ऑन पॉलिसी एल्गोरिथम होता है, ये आपका ऑफ पॉलिसी होता है और इसका भी फॉर्मूला आपके सामने दिया गया है। देन आफ्टर आपका आता है एक्टर क्रिटिक मॉडल। तो यहाँ पे एक्टर्स एक्शन सिलेक्शन परफॉर्म करते हैं और क्रिटिक जो है वो इवोल्यूशन करता है। क्लियर है? चलिए, अब आता है हमारा लास्ट यूनिट, यूनिट नंबर 5, जो कि आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें सबसे पहला आपका टॉपिक है सपोर्ट वेक्टर मशीन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? SVM बोलते हैं। तो ये आपका सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम है जो यूज होता है किस चीज के लिए? क्लासिफिकेशन के लिए। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने वो चीजें दी गई हैं सुपरवाइज जो आपका वेक्टर मशीन है। अब इसमें एक टर्म आता है हाइपर प्लेन। तो हाइपर प्लेन का एक फॉर्मूला दिया है, W का पावर T आपका ऊपर दिया है, ध्यान रहे। उसके बाद x प्लस बी इक्वल टू 0 है, जो सेपरेट करता है डिफरेंट क्लासेस को, यानी जो भी अलग अलग क्लासेस होते हैं उनको सेपरेट करने का काम करता है। अब सपोर्ट वेक्टर क्या होता है? ये आपके डेटा पॉइंट होते हैं जो क्लोजेस्ट होते हैं किस चीज के? हाइपर प्लेन के। ठीक है, मार्जिन क्या होता है? तो पैडिंग हमने डिस्कस किया था। मार्जिन आपका डिस्टेंस होता है बिटवीन द
हाइपर प्लेन एंड द सपोर्ट वेक्टर, यानी जो सपोर्ट वेक्टर और हाइपर प्लेन है उनके बीच का एक डिफरेंस होता है। अगर लार्जर मार्जिन होगा तो उसका जो क्लासिफिकेशन होगा वो क्या होगा, बेहतर होगा। अगला हमारा था बेजियन लर्निंग। तो ये यूज करता है बेस थ्योरम को किस चीज के लिए, फॉर प्रोबेबिलिस्टिक लर्निंग, यानी जो आपका प्रोबेबिलिस्टिक लर्निंग है उस चीज के लिए यूज होता है। और इसके अंदर फॉर्मूला दिया है बेजियन थ्योरम का, जिसमें आप देख सकते हैं बी ऑफ ए बी इक्वल टू बी ऑफ ए बी एंड मल्टीप्लाई ऑफ पी ऑफ ए, ओके, और अपॉन में आपका पी ऑफ बी रहा, ठीक है। नेबेस की बात करें तो ये इज्यूम करता है फीचर्स को इंडिपेंडेंस, यानी ये जो इंडिपेंडेंस होता है, फीचर्स जो होते हैं उनको इंडिपेंडेंटली ये क्या करता है, एज्यूम करता है। स्पैम को डिटेक्ट करने के लिए इसका यूज होता है। और सेंटिमेंट जो आपके सेंटिमेंट एनालिसिस होता है उनके लिए भी इसका यूज किया जाता है। क्लियर। अब आता है हमारा कंप्यूटर विजन। तो कंप्यूटर विजन में कह रहा है कि इनेबल द मशीन टू अंडरस्टैंड इमेजेस एंड वीडियोस, यानी जो भी आपके इमेजेस एंड वीडियोस हैं वो मशीन को ये इनेबल करता है जिससे कि वो इमेजेस एंड वीडियोस को अंडरस्टैंड कर पाए, ठीक है। एप्लीकेशन जैसे फेस रिकॉग्निशन के लिए यूज होता है, जैसे फेस को रिकॉग्नाइज करना, समझ रहे हैं आप लोग। ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसके लिए अलग अलग स्ट्रक्चर फॉलो होते हैं। अब स्पीच प्रोसेसिंग की बात करें तो ये आपका प्रोसेस करता है और रिकॉग्नाइज करता है ह्यूमन की स्पीच को। जैसे हमने मान लीजिए कोई गूगल ओपन करके डायरेक्टली माइक वाले ऑप्शन पे क्लिक करके कुछ चीज पूछ रहा है, तो ये क्या है, स्पीच प्रोसेसिंग है। जैसे वॉइस असिस्टेंट और स्पीच रिकॉग्निशन ये इसके अंदर यूज होते हैं, ठीक है। न्यूरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जिसे एनएलपी कहते हैं, तो ये इनेबल करता है कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करने के लिए ह्यूमन के लैंग्वेजेस को, यानी जो भी ह्यूमन लैंग्वेजेस हैं ये मदद करता है कंप्यूटर उस इनेबल कर ले अपने आप को और ह्यूमन जो लैंग्वेजेस है उसको समझ पाए, ठीक है। जैसे ये कहाँ यूज होता है, ये ट्रांसलेशन के अंदर यूज होता है, चैटबॉट के अंदर यूज होता है, उसके साथ साथ जो आपके सेंटिमेशन होते हैं उनके लिए यूज होता है। क्लियर, ओके है, कोई दिक्कत परेशानी आपको यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमारा आता है इमेज नेट कॉम्पिटिशन्स। तो यहाँ पे आपके सामने दिए गए हैं, तो ये आपके लार्जर स्केल इमेज क्लासिफिकेशन कॉम्पिटिशन्स होते हैं। और इसका इंपॉर्टेंस ये है कि ये इंट्रोड्यूस करता है एलेक्स नेटवर्क नेट को, और ये क्या करता है, रीओनलाइज करता है डीप लर्निंग को, और ये पॉपुलराइज्ड जो CNN है उसके लिए यूज होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एज ए वन शॉट वीडियो के माध्यम से चीजों को कंप्लीट किया। अब टॉप 15 क्वेश्चंस आपको सजेस्ट किए जा रहे हैं जिसको आपको किसी भी हाल में कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके इंटरफेस में नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं यूनिट वाइज सारी चीजें हैं। पहला आपका एक्सप्लेन मशीन लर्निंग एंड इट्स टाइप, यानी मशीन लर्निंग क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। दूसरा क्वेश्चन एक्सप्लेन डेटा प्री प्रोसेसिंग एंड नॉर्मलाइजेशन, देन आफ्टर डिस्कस द रिग्रेशन एंड प्रोबेबिलिटी, ओके, यूनिट नंबर 1 का। यूनिट नंबर 2 की बात करें तो एक्सप्लेन द आर्किटेक्चरल न्यूरल नेटवर्क विद डायग्राम, यानी आर्किटेक्चरल न्यूरल नेटवर्क क्या है, डायग्राम के साथ आपको बताना है। एक्सप्लेन करना है बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिथम को, उसके बाद एक्सप्लेन करना है ग्रेडियंट डिसेंट एक्टिवेशन फंक्शन को, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने दी गई है। इसी तरीके से तीसरे यूनिट का भी है जिसमें एक्सप्लेन करना है CNN आर्किटेक्चर को, एक्सप्लेन करना है ट्रांसफर लर्निंग एंड इंसेप्शन नेटवर्क को। यूनिट नंबर 4 की हम बात करें जिसमें हमें एक्सप्लेन करना है RNN को, LSTM को, जो GRU है उसको। उसके बाद एक्सप्लेन करना है रेनफोर्समेंट लर्निंग एंड बेलमैन इक्वेशन को, कंपेयर करना है क्यू लर्निंग एंड सरसा के बीच में। यूनिट नंबर 4 के अंदर 4 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें SVM है और हाइपरप्लेन मार्जिन है, नेबेस क्लासीफायर है, एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग कहाँ कहाँ यूज होता है ये, और किस तरीके से इमेज नेट कंपटीशन और उसके सिग्निफिकेंट क्या है उनको बताना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने मशीन लर्निंग के एज ए वन शॉट वीडियो के माध्यम से चीजों को कंप्लीट किया, ठीक है। अच्छी तरीके से इनको देख लेना। अगर आपको एक मशीन लर्निंग का ब्रॉडली आइडिया चाहिए तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं अच्छी तरीके से, और अच्छी तरीके से फॉलो करिए। और भी अलग अलग मशीन लर्निंग के रिगार्डिंग प्लेलिस्ट बने हुए हैं उनको भी आप देख सकते हैं, जिसके अंदर टॉपिक वाइज डीप में मैंने चीजों को प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो अच्छा खासा रिस्पॉन्स आप इस वीडियो को दिखाइए ताकि जल्दी हम लोग अगले सब्जेक्ट के रिगार्डिंग वीडियो अपलोड कर सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।